जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उपर्युक्त विशेषज्ञों ने यह संभावना व्यक्त की है कि अमेरिका तथा रूस की परमाणु चलित पनडुब्बियां इन क्षेत्रों में चलने लगी हैं तथा ये दोनों ही देश इन केंद्रों पर ऐसे परीक्षण कर रहे हैं जिसमें मौसम पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसा भी अनुमान है कि अगले युद्धों में इन केंद्रों से मौसम में व्यतिरेक उत्पन्न करके किसी भी देश के वातावरण में अभीष्ट प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न कर सकना संभव होगा। ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी आर्थर मेकिन का मत है कि सारे विश्व में प्राकृतिक विपदाओं में भारी वृद्धि हुई है, इसके लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। उसके अनुसार अदूरदर्शी समृद्धि एवं प्रगति के प्रयासों एवं आणविक परीक्षण से पूरे विश्व का इकोलॉजिकल संतुलन डगमगा गया है। उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है। ध्रुव प्रदेशों को सामरिक केंद्र बनाया जाना भूमंडल के इन नाजुक स्थलों पर परमाणविक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अभी हाल में भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल 33 दिन की लंबी यात्रा के बाद जानकारियां प्राप्त करने दक्षिणी ध्रुव स्थित अंटार्कटिक पहुंचा। यह देखकर उन्हें भारी अचरज हुआ कि उस दुर्गम प्रदेश में विभिन्न देशों के खेमे पूर्व से गढ़े हुए हैं। कितने ही रहस्यमयी यंत्रों से सुसज्जित छोटी छोटी सामरिक प्रयोगशालाएं भी वहां स्थापित हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियों का ऐसा अध्ययन उपयोगी हो सकता है जो निरापद हो। पृथ्वी के वातावरण को ये ध्रुव केंद्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर इन्हें यदि सामरिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया तो समस्त मानव जाति को अनेकों प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के एक वैज्ञानिक ने आशंका व्यक्त की है कि इन दिनों संपूर्ण विश्व के वातावरण में भारी व्यतिरेक उत्पन्न हुआ है। एक ही दिन में प्रचंड ठंड, गर्मी तथा बरसात तीनों ही प्रकार के मौसमों का प्राकृतिक रूप से आना असाधारण पर्यावरण का असंतुलन परिचय देता है। इसके लिए बढ़ता हुआ विभिन्न प्रकार का प्रदूषण का दुष्प्रभाव तो जिम्मेदार है ही, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर किए जाने वाले खतरनाक परीक्षणों का भी योगदान है। निस्संदेह पृथ्वी के इन मरम स्थलों को छेड़ा गया तो ठीक उसी तरह के संकटों का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि पगलाए मस्तिष्क द्वारा पूरे शरीर को करना पड़ता है। विचारशीलता की मांग है कि ऐसे अदूरदर्शितापूर्ण प्रयासों की जो समस्त मानव जाति के लिए विभीषिकाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, अविलंब रोकथाम होनी चाहिए। इन केंद्रों पर छेड़छाड़ कर रोकने के लिए कठोर अंतर्राष्ट्रीय अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। तब हमें भी अपना अस्तित्व गंवाना होगा। यह शीर्षक दिया है गुरुदेव जी ने, और हमारी पुस्तक चल रही है कौन सी? युग परिवर्तन कब और कैसे। विश्व के मूर्धन्य खगोल शास्त्रियों का मत है कि विगत कुछ दशकों से पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इसी की प्रक्रिया स्वरूप अनेकों प्रकार के व्यतिक्रम आ रहे हैं। यही स्थिति यथावत बनी रही तो इस शताब्दी के आखिर तक प्राकृतिक विपदाओं विक्षोभों की भयावह विभीषिका उत्पन्न हो सकती है। सारा संसार इसी चपेट में आ सकता है तथा मानव जाति को त्रास भुगतते अपना अस्तित्व गंवाना पड़ सकता है। प्राणी संप्रदाय के कितने ही जीव पिछले दिनों इसी कारण विलुप्त हो गए हैं। मनुष्य भी अपनी अदूरदर्शिता के कारण वही गति अगले दिनों प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन एवं अनुसंधान किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के अनुसार विश्व में हर 4 दिन बाद न्यूयॉर्क शहर के बराबर वन संपदा नष्ट होती जा रही है। पशु पक्षी तथा जीव जंतु जिनका मानव जीवन से अति घनिष्ठतम संबंध है लगभग काटेंगे तो उनमें निवासरत प्राणियों की जीवन लीला भी समाप्त होगी।
प्रतिवर्ष जीव जंतुओं की 1000 प्रजातियां तो वैसे भी लुप्त होती जा रही हैं। यही क्रम आगे भी बना रहा तो अगले 12 वर्षों में 1/4 वन्य प्राणी जीव जंतु पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रजातियां मनुष्य के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं। वैज्ञानिक अभी तक उसमें से मात्र 6% की ही खोज कर पाए हैं। हमारी कृषि उपज और पशुधन जंगली प्रजातियों की ही देन है। खाद्यान्नों का 75% भाग केवल 8 प्रकार की प्रजातियों से ही उपलब्ध होता है। जंगली पौधे औषधियों का एक बड़ा स्रोत है। ऋतुओं को स्थापित देने की क्षमता भी वनों में से यह सिद्ध हो चुका है कि घोड़े के खुर आकार के जंगली केकड़े के शरीर से एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जो शरीर में पनपने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर डालता है। समुद्र में पाए जाने वाले ब्रायोजोआ जीव के रसों से कैंसर प्रतिरोधक विनिर्मित किया जा सकता है। मैक्सिको में जंगली मक्के की एक विशिष्ट प्रजाति पर किए गए शोध परीक्षणों से इस बात का पता चलता है कि इसमें रोग निरोधक क्षमता होती है, लेकिन अब सारे विश्व में उसे कहीं नहीं देखा जा सकता। वनों के कटते चले जाने से उसकी प्रजाति भी लुप्त होती चली गई है। विज्ञान की नव विकसित परिस्थिति के विशेषज्ञों के कथानुसार प्रकृति में गतिमान जीवन, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, स्थिर जीवन, पेड़ पौधे और जीवन के सहयोगी घटकों भूमि, जल, वायु तीनों के मध्य एक विशेष प्रकार का साम्य, सहयोग एवं संतुलन बना हुआ है। तीनों एक ही जंजीर में कसी हुई कड़ियों की भांति अपनी सामर्थ्य एवं अस्तित्व का परिचय देते हैं। इसी सूत्र के आधार पर समूची विश्व व्यवस्था सुसंचालित होती दृष्टिगोचर हो रही है। यदि इनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो समूचा धरातल ही अस्त व्यस्त होकर अपना अस्तित्व गंवा बैठेगा। कभी मॉरिशस के जंगलों में केलवेरिया पेड़ पर बत्तख की आकृति का डोडो नाम का एक पक्षी रहता था। वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ नहीं पाता था। इस मजबूरी का फायदा उठाकर यूरोप के आक्रांताओं ने उनका शिकार करना आरंभ कर दिया। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जब आखिरी डोडो की जीवन लीला समाप्त हो गई तो अंग्रेजी में डेड एज डोडो वाली कहावत बहुत चर्चित हो गया। फलतः केलवेरिया की संख्या में अप्रत्याशित कमी आती चली गई। पेड़ों के निरंतर घटते घटते स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि 1970 में इस प्रजाति के मात्र एक पेड़ ही दुनिया में शेष रह गए। केलवेरिया की वंश वृद्धि में डोडो पक्षी का विशेष योगदान रहता था। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रो ए स्टेनले के अनुसार केलवेरिया के बीजों के ऊपर एक कड़े छिलके का कवच चढ़ा होता है जो नमी के अंदर की ओर जाने से रोकता है। इसलिए अंकुरण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। डोडो पक्षी की शारीरिक संरचना ही कुछ विचित्र तरीके की होती है। उसकी आंतड़ियों में कुछ पत्थर मिले रहते हैं जो डोडो द्वारा इन बीजों के खाए जाने पर पेट में पत्थर और अमल की संयुक्त क्रिया से घिसकर छिलके को पतला कर देते थे। बाहर आकर अंकुरित होने में बीजों को आसानी होती थी। प्रो स्टेनले ने डोडो को केलवेरिया के बीज खिलाकर न केवल उस पेड़ की वंशावली को जीवित रखा वरन अभिवृद्धि का अभियान भी बड़ी तेजी से चलाया। इस पक्षी की उपयोगिता एवं महत्ता को देखते हुए अब डोडो को मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी श्रोताओं गणों को मेरी तरफ से धन्यवाद जो आप युग परिवर्तन कब और कैसे पुस्तक को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब एक बार मेरे साथ
साथ उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।